तो अपन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स, है ना? अपन केमिस्ट्री में भी देखेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मो में थोड़ा बहुत चेंजेस है ना, कि जैसे वर्क डन के साइन में चेंजेस हो गया, हीट के साइन में चेंज हो गया, कुछ कुछ थर्मोडायनामिक्स वाले पार्ट के अलावा केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री भी लगता है, ठीक है ना? तो फिजिक्स से थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। प्रोसेस सारी वही है, वहां पे भी आपने देखा होगा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। सब चीजें हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं कहीं क्या आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसके कारण से कंप्लीट थर्मो पढ़ेंगे, ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स में हो गया तो अपन केमिस्ट्री में नहीं देखेंगे। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है क्या? थर्मोडायनामिक्स करते क्या है? अपन यूं कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ हीट, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन में हीट की जो स्टडी करते हैं वो अपन कहाँ करते हैं? थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, ठीक है ना? तो थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जनरल डेफिनेशंस, वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास एक डेफिनेशन आती है सिस्टम, सेकंड एक आती है अपने पास सराउंडिंग, एंड थर्ड एक डेफिनेशन आती है बाउंड्री। कॉमन डेफिनेशंस हैं कुछ थर्मोडायनामिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? किसी भी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। लाइक अपन यहाँ पे बात करूं कि मेरे को कहना है कि भाई मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है कोई चीज को, कोई टॉपिक को, तो अपन कहाँ एक्सप्लेन करेंगे? इस क्लास के ओनली इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। मेरे को लिखना है तो मैं कहाँ लिखूंगा? इस बोर्ड पे लिखूंगा। तो वैसे ही सिस्टम क्या होता है कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सिलेक्ट फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी नॉन एज सिस्टम। सेकंड आता है आपके पास सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा सराउंडिंग का जो सॉरी सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स का पार्ट है उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग। मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये किसके इक्वल हो जाता है आपके पास? ये इक्वल हो जाता है यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये आपके पास क्या हो जाता है? यूनिवर्स के इक्वल होता है। सिस्टम मीन्स क्या हो गया कि इसकी अपन क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे। थर्मोडायनामिक स्टडी, तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे थर्मोडायनामिक स्टडी की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग क्या हो गया कि सिस्टम के अलावा जो भी आपके पास पोर्शन होगा यूनिवर्स का उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है? थर्ड डेफिनेशन आती है अपने पास बाउंड्री, कि बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री मीन्स ये हो गया कि वो प्लेन या वो लाइन जो क्या करती है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी उसको अपन क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। तो सिस्टम जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसको अपन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स का पार्ट है उसको अपन सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग अलग रखती है उसको अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है ओपन सिस्टम, सेकंड आता है आपके पास क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड अपने पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड अपने पास कौन सा आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में। कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट आपके पास ओपन सिस्टम, सेकंड अपने पास कौन सा होता है? क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड अपने पास क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया कि वो सिस्टम
जो सराउंडिंग से हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है उसको अपन क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। हीट और मैटर दोनों का जो एक्सचेंज कर सकता है उस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। कि सर कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ग्लास है, उस ग्लास में आपके मिल्क है या टी है, कुछ भी है, तो सराउंडिंग के साथ इसका हीट जो है उसका भी एक्सचेंज होगा, साथ साथ में आप किसका एक्सचेंज कर सकते हो, मैटर का भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसको अपन कौन सा सिस्टम कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। हीट भी चेंज होगा, बिकॉज अगर आप के पास कोई ग्लास है, उसमें टी है और मिल्क है, अगर आप कुछ देर तक रखते हो तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। अगर आप कुछ देर तक किसी ग्लास में, है ना, अगर आप चाहे मिल्क रख दो, चाहे टी रख दो, चाहे कॉफी रख दो, चाहे कोल्ड ड्रिंक रख दो, तो टाइम के साथ साथ अगर वो गर्म है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके पास गर्म हो जाएगा। मतलब वो सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है ना। अब ये ग्लास जो है वो आपके पास ओपन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि अंदर कुछ भी है आपके पास उसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास जो मैटर है वो भी आप उसका भी एक्सचेंज कर सकते हो सराउंडिंग के साथ, जो हीट है उसका भी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस सिस्टम को आप कौन सा सिस्टम कहते हो, ओपन सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया कि जैसे मेरे को इसकी स्टडी करनी है, इस चीज की मेरे को स्टडी करनी है कि क्या स्टडी करनी है कि हीट में क्या चेंज हो रहा है। तो सिस्टम वो हो गया जो थर्मोडायनामिक स्टडी करते हुए। थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया कि थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी ऑफ हीट कर रहे हो, जिसमें आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई फिजिकल चेंज हो गया, तो उसमें स्टडी ऑफ हीट अगर देख रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब मेरे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में टाइम के साथ साथ क्या होगा कि टाइम के साथ साथ हीट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये ग्लास मेरे पास क्या है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अब सिस्टम कौन सा आ गया, ये सिस्टम अपने पास आ गया ओपन सिस्टम, जिसमें आप हीट का भी और मैटर का दोनों का क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सेकंड सिस्टम आपके पास आ गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि आप मैटर का तो एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, हीट को एक्सचेंज कर सकते हो। उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। कि आप क्या करोगे, जैसे कोई भी आपके पास वाटर बॉटल आ गई, ठीक है ना, वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल में अगर आप देखोगे ऊपर से आपने उसको सील्ड कर रखा है, बट वो टाइम के साथ साथ या तो वो गर्म हो जाएगी या टाइम के साथ वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी कि आपके पास हीट का तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, बट वहां पे मैटर का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सिस्टम आता है, क्लोज सिस्टम। कि जैसे ये आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को आपने ऊपर से क्लोज कर रखा है, क्लोज कर रखा है मतलब आपके पास ये इसमें कोई भी लिक्विड आ गया, अब हीट का तो एक्सचेंज आप कर सकते हो, बट मैटर का एक्सचेंज आप नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाता है अपने पास, क्लोज सिस्टम। ठीक है ना। यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। आप सराउंडिंग से मैटर इसमें डाल नहीं सकते, आप इससे मैटर को सराउंडिंग के लिए निकाल नहीं सकते। तो इसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, इसे अपन क्लोज सिस्टम कहते हैं। थर्ड अपने पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। की आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि जहां पर, ऊपर लिख देता हूं आइसोलेटेड को, जहां पर हीट और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो, दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो, इसे अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, उसे अपन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कि सर कैसे, जैसे अपन बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा थर्मस हो गया, या आपके पास थर्मोस्टिल बोटल्स हो गई जिसमें अपन पानी लेके आते हैं स्कूल में, गर्मी हो तो अपन ठंडा लेके आते हैं, सर्दी हो तो गर्म लेके आते हैं। और टाइम के साथ साथ बहुत माइनर सा उसमें चेंज आता है कि या तो वो बहुत मुश्किल से वहां क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट का एक्सचेंज होता है। तो वो क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया कि अगर आपने जैसे थर्मस में किसी चीज को रख रखा है कि अगर कोल्ड रखी है तो वो कोल्ड रहेगी, अगर गर्म रखी है तो वो आपके पास क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, ना ही किसका एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज हो। तो हीट और मैटर अगर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको अपन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। दोनों का ही एक्सचेंज होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। और खाली हीट का एक्सचेंज होता है तो उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम। तो ये सारे आपके पास सिस्टम है, क्योंकि अभी अपने लिए अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं, अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं, अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब ये आपके पास जैसे ग्लास यहाँ पे आपने एक रखी है, तो वो आपके पास क्या होगा, सिस्टम हो गया।
अब इस सिस्टम के अलावा जो भी इसका पार्ट है इस रूम का, वो सारा का सारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। और जो दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी उसको अपन क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्लियर है? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हो गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये अपने पास हो गया कि थर्मोडायनामिक्स की जनरल डेफिनेशन और डेफिनेशन हो गई। इसमें बेसिक जो आते हैं वो आपके पास सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, और सिस्टम में भी अपने जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है वो आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट आता है अपने पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती क्या है कि जिसमें अपन किसी सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। कि जैसे आपके पास कोई गैस लिक्विड है, उस लिक्विड को आपने गैस में चेंज करा, कोई सॉलिड है तो सॉलिड को आपने किस में चेंज करा, लिक्विड में चेंज करा। तो किसी भी सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। कि जैसे आपके पास कोई यहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट है, उस सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करा। आपके पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है, उस लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट करा, गैस में कन्वर्ट करा। तो ये सब किसको कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब जो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है देखिए। सबसे पहले आपके पास आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी आपके पास कोई सब्सटेंस है, आप उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो, चाहे उसको आप सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हो या लिक्विड में गैस में लेकर जा रहे हो लिक्विड से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में अगर कोई चेंज होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कि जैसे आपके पास आइस है, आइस से किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का, वाटर से वापस किसका फॉर्मेशन हो गया, आइस का, है ना। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी स्टेट में किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी फिजिकल स्टेट में या कोई स्टेट में चेंज हो रहा है, तो अपन उसको कौन सी प्रोसेस कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। मींस इसके लिए क्या होगा, T1 एंड T2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। T1 और T2 एक दूसरे के इक्वल होंगे तो डेल्टा T का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा T इक्वल होता है T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो डेल्टा T जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलो हम तो टेम्परेचर देंगे नहीं, पर स्टेट चेंज होगी कैसे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चला गया या लिक्विड से गैस में कैसे चला गया, ये कैसे पॉसिबल। तो क्या होता है यहाँ पे कि आप टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख रहे हो, बट यहाँ पे हीट जो है, यानी कि हीट आपके पास क्या रहेगी, जीरो नहीं रहेगी। या तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और यह सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। ठीक है ना। या तो सिस्टम एंडोथर्मिक होगा और यह सिस्टम क्या होगा, आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। लाइक आपके पास क्या आ गया, सॉलिड, सॉलिड से आप लिक्विड में गए, तो इस समय जो आपके पास सिस्टम है वो क्या करेगा, डेल्टा एच इसके लिए पॉजिटिव, मींस हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में चले गए तो उस समय डेल्टा एच आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एच आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी कि हीट क्या करेगा, आपके पास रिलीज करेगा। और ये सारी जो प्रोसेस है अपन अगर वाटर के लिए लेकर चले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। यानी कि टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। सिस्टम ने क्या करा कि सिस्टम या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा
और या हीट को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर वो हीट को इवॉल्व करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी आप किसी सिस्टम में कोई भी अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, और टेम्परेचर वहां पे क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट हीट कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। यानी कि या तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और या सिस्टम क्या करेगा, हीट को बाहर निकाले। और अपन जो थर्मोडायनेमिक्स में है वो हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना, डेल्टा टी आपके पास 0 होगा, बट क्यू जो है वो आपके पास 0 नहीं होगा। हीट आपके पास 0 नहीं होगी, डेल्टा टी आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड। आइसोथर्मल के बाद सेकंड अपने पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है कि जो हीट है वो हमेशा क्या रहती है, 0। हीट हमेशा क्या रहेगी, 0, यानी कि चेंज इन हीट जो है वो कभी होगा ही नहीं। अब हीट के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगाते, वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि जो अपने पास हीट है या जो वर्क हो गया उसके आगे कभी डेल्टा नहीं आता। तो उसका रीजन क्या है, वो 5 मिनट बाद पता चलेगा अपने को। क्यू तो आपके पास रहता है 0, और जो डेल्टा टी है वो क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0। साइकिल सारों ने चलाई होगी, है ना, ट्यूब कभी फट जाती है साइकिल की, बाइक की भी ट्यूब फट जाती है, तो वो किसका एग्जांपल है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। हीट वहां पे, हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बाहर आपके पास चेंजेस आ रहे हैं। पहले T1 अलग था, फिर आपके पास T2 अलग हो गया, यानी कि वहां पे डेल्टा टी जो है वो 0 नहीं होगा, बट हीट वहां पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। उस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जो कांस्टेंट हीट पे कंप्लीट हो रही हो उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड अपने पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। सबके लिए ग्राफ भी बताने, अभी बता देंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मीन्स क्या हो गया कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होती हो उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होती है, यानी कि जो V2 है वो इक्वल होगा किसके, V1 के, और यानी कि अपन क्या कह देंगे, दैट V2 माइनस V1 इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। कितनी प्रोसेस हो गई, 3, है ना। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ अपने पास आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा कि वो सारी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा पी आपके पास क्या रहे, 0। पी का मीनिंग क्या हो गया, प्रेशर, यानी कि वो प्रोसेस जिसके लिए P2 किसके इक्वल हो, P1 के इक्वल हो, मींस P2 माइनस P1 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 0 होगा। जो कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्लीट होती है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, आइसोबारिक। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होगी उसको कहेंगे आइसोथर्मल, ठीक है। जो कांस्टेंट हीट पे कंप्लीट होगी उसे कहेंगे एडियाबैटिक। जो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होती है उसे कहेंगे आइसोकोरिक, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्लीट होती है उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोबारिक, ठीक है। और एक फिफ्थ और आती है, कौन सी, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है कि डिफरेंट स्टेट के बाद कोई भी जो सब्सटेंस है वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, एक साइकिल पूरा होता है ना ऐसे, ये साइकिल पूरा हो गया। तो इस साइक्लिक आपके पास क्या होंगे साइक्लिक प्रोसेस में, कि जो कोई भी सब्सटेंस अगर डिफरेंट स्टेट के बाद अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है तो उसे अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं।
तो अपन इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितनी हो गई, 5। आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, और आपके पास कौन सी हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस। अब इसके कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं कि किसके लिए कौन सा ग्राफ होगा। कभी क्वेश्चन आ ही जाए ग्राफ का। पीवी ग्राफ देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। यहां पे आपके पास वॉल्यूम, यहां पे अपने पास प्रेशर। ओके, पहला देखते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या ग्राफ होगा। ठीक है, तो देखिएगा, आइसोथर्मल का मीनिंग क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक आइडियल गैस इक्वेशन आएगी, अपने कई बार बता चुका हूं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, कि आइडियल गैस इक्वेशन अपने को क्या कहती है, दैट पीवी इक्वल्स टू एनआर। ये अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। पी अपने पास क्या हो गया, प्रेशर, वी आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए, आर आपके पास गैस कांस्टेंट हो गया, टी अपने पास क्या हो गया, टेम्परेचर। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आप क्या ले रहे हो, कांस्टेंट ले रहे हो। तो पीवी इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। पीवी इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा अपने पास, कांस्टेंट। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी V, लिख सकता हूं। अरे इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो तभी होगा ना, यानी कि चलो यूं लिख देते हैं कि दैट P इक्वल्स टू K अपॉन V लिख दूं। K आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि इससे एक रिलेशन आ जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या होगा आपके पास, डिक्रीज, और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आप क्या कर रहे हो, इस साइड जाओगे तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास। तो ये किसके लिए आ गया आपके पास, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ आ गया कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कैसे पता चला अपने को, इस रिलेशन से पता चला। सेकंड आपके पास एक ग्राफ और बना देते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ताकि सेकंड अपने पास बात करेंगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या रहता है आपके पास, 0। अगर आपने फिजिक्स में देखा है तो ठीक है, अदरवाइज अपन जब एडियाबैटिक की डेरिवेशन करेंगे तो अपने पास एक रिलेशन आएगा, दैट पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा वामा क्या होते हैं सब अपन नहीं देखेंगे, मेरे हिसाब से देखा है आपने फिजिक्स में कि दैट पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। नहीं देखा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब अपन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन देखेंगे तो वापस इसको डिराइव करेंगे अपन, है ना। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे भी प्रेशर और आपके पास वॉल्यूम क्या आ रहा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे भी ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये आपके पास फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड वन अपने पास जो ग्राफ आएगा वो अपन देखते हैं आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक का मीन्स क्या हो गया कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब आप प्रेशर में कुछ भी कर लो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो एक स्टेट है, ये वाली लाइन आ जाएगी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, आप चाहे प्रेशर इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो। और फोर्थ ग्राफ अपने पास आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक में आपके पास प्रेशर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा मींस आप वॉल्यूम में कितना भी चेंज कर लो
प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, और प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा तो ग्राफ जो है वो आपके पास ये आता है। तो ये आपके पास किसके लिए था? आइसोकोरिक के लिए। और ये आपके पास किसके लिए था? आइसोबारिक। ये अपने पास ग्राफ आ गए। ग्राफ पे कभी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से आप गलत नहीं होंगे, ठीक है ना? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, ठीक है। तो ये आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गए। डेफिनेशन देखी थी पहले थर्मोडायनामिक्स की, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद अपन देख रहे थे कि जनरल जो भी इसमें अपने यूज होंगे, टर्मिनोलॉजी की बात करें, उसमें अपने पास सिस्टम था, सराउंडिंग था, बाउंड्री, उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम, उसके बाद क्या आ गए अपने पास? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, and second is intensive property. First extensive and second intensive. Extensive property क्या होती है? That properties of system which is depend on the amount of substance which is present on the system. कि सिस्टम में आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसके अगर अमाउंट पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डिपेंड on the amount of substance present in system, कि कितना अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट है आपके पास सिस्टम में, उस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टीज को आप क्या कहते हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड on the amount of substance present on system, उसे अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव। तो सर इंटेंसिव किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि दैट प्रॉपर्टीज which are depend on the amount of substance present in the system known as extensive properties, or that properties which are depend on the nature of the substance which is present on the system known as intensive property। अब कौन कौन सी आ गई? तो देखो, मास, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, तो ये अमाउंट पे तो डिपेंड कर रहा है ना। 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है, 50 ml है, 70 ml है, 100 ml है, 1 लीटर है, तो वो अमाउंट पे तो डिपेंड कर रहा है। तो जो अमाउंट पे डिपेंड करता है वो कौन सा हो गया? एक्सटेंसिव। कितना मास है सिस्टम का? कितना मास है? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, है ना। साथ में अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। साथ में कौन सी आ जाती है आपके पास? एक इंटरनल एनर्जी। क्या होती है अपन नेक्स्ट देखेंगे इसी चैप्टर में। आपके पास आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी इसी चैप्टर में आएगा। एक आएगा एंट्रोपी और एक आएगा अपने पास एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, ये सारी डेफिनेशन इसी चैप्टर में आएगी। मास, वॉल्यूम, मोल्स आपको भी पता है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो नंबर पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने कह दिया मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप खुद बताओ, नेचर पे डिपेंड करेगा या अमाउंट पे डिपेंड करेगा? वो नेचर पे डिपेंड करता है कि हर एक आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो उसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है।
कि अगर आप सॉल्ट लेके आओगे तो सॉल्ट का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो अगर आप 1 मॉलिक्यूल लोगे तो भी उतना ही रहेगा, वो 10 मॉलिक्यूल लोगे तो भी आपके पास क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और 1 ml का 1 है। अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है ना। सरफेस टेंशन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके अलावा डेंसिटी हो गया, इसके अलावा पीएच हो गई। तो ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जो नेचर पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। ये कितने ग्राम है, सब्सटेंस कितने ग्राम है, तो ग्राम किससे पता चलता है, मास से पता चलता है। तो मास आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो अपन यूं नहीं बता सकते कितना। बॉइलिंग पॉइंट किससे पता चलेगा कि आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है, आपने वाटर लिया है, आपने अल्कोहल लिया है, या आपने कुछ और लिया है। तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी सिस्टम की 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट एक्सटेंसिव, सेकंड आपके पास इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव जो आपके पास नेचर पे डिपेंड करती है कि नेचर क्या है सब्सटेंस का। एक्सटेंसिव के ये एग्जांपल हो गए, और इंटेंसिव के आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, पीएच, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, उसके साथ देखेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, फिर देखेंगे कि आपके पास एंथैल्पी क्या होती है, और जनरली अपन बात करेंगे आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।